अब तक हमने पढ़ा मेंडल ने गार्डन पी प्लांट पर 7 इयर्स तक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था और वो टाइम पीरियड था 1856 से 1863। जब इन्होंने गार्डन पी पर अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था तो इन्होंने मेनली जो 7 करेक्टर्स हैं उन्हें लिया था और उन्हीं करेक्टर्स पर अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। उन्होंने क्या कंक्लूजन दिया था? देयर इज अ समथिंग विच इज ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, और जिसको इन्होंने नाम दिया था फैक्टर, और बाद में इस फैक्टर को जीन नाम दिया गया और आज हम इसे जीन के नाम से ही जानते हैं। इसी के साथ साथ मेंडल ने कुछ लॉज भी दिए थे। 3 लॉज मेंडल ने जो दिए थे, 3 लॉज दिए थे। कौन कौन से थे? लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता था कि जो डोमिनेंट करेक्टर्स है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, डोमिनेंट अलील्स। उसके बाद इन्होंने दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मीनिंग था सेपरेशन, कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स जो अलील्स होते हैं पेयर में प्रेजेंट होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। और थर्ड लॉ इन्होंने दिया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये इनका थर्ड लॉ था। और ये लॉ क्या कहता था? ये लॉ ये कहता था जब डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया जाता है तो उसमें हम 2 ट्रेड्स लेते हैं, दोनों ही ट्रेड्स अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करती हैं नेक्स्ट जनरेशन में, वो एक दूसरे पर कोई भी प्रभाव या इफेक्ट नहीं डालती हैं। मेंडल ने अपने काम को 1866 में एक जर्नल में पब्लिश कराया था, लेकिन उसके बावजूद जो मेंडल का काम है काफी टाइम तक जो है अनरिकॉग्नाइज रहा, उसको पहचान नहीं मिली और ना ही इतनी एप्रिसिएशन उसे मिल पाई। ऐसा क्यों हुआ? आज का हमारा क्वेश्चन यही है, व्हाई मेंडल्स वर्क रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड फॉर सेवरल ईयर्स। तो उस टाइम पीरियड में, जिस टाइम पीरियड में 1866 में उन्होंने अपने इस काम को क्या कराया था? पब्लिश कराया था। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उस टाइम पे कम्युनिकेशन का जो सिस्टम था वो बहुत ही स्मॉल था, या फिर हम कह सकते हैं पुअर था। इजीली कम्युनिकेशन नहीं हो पाती थी। तो कम्युनिकेशन ना होने की वजह से जो उनका पब्लिश किया था उन्होंने जिस जर्नल में, वो जर्नल भी ज़्यादा जगह सर्कुलेट नहीं होता। तो पहली प्रॉब्लम थी कम्युनिकेशन, जो कि इजी नहीं थी एट दैट टाइम, नॉट इजी। कम्युनिकेशन नॉट इजी एट दैट टाइम। सेकेंड, जो उनका कॉन्सेप्ट था कि जो जीन होता है वो कैसा होता है? स्टेबल यूनिट है, और वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कंडक्ट होता है। साथ ही साथ नॉट ब्लेंडिंग, किसी भी तरह की ब्लेंडिंग भी शो नहीं होती है। उसी के साथ साथ इन्होंने क्या कहा था? जीन्स में क्या होते हैं? पेयर्स ऑफ एलील्स प्रेजेंट होते हैं। तो इनका ये जो आइडिया था इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया गया था उस वक्त। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया था? मेंडल ने इन्होंने मैथमेटिक्स का यूज किया था बायोलॉजिकल फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए, और उसे भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। इन्होंने जो मैथमेटिक्स का यूज किया था, यूज ऑफ मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल प्रोसेस या फिर बायोलॉजिकल फिनोमिनन वॉज नॉट एक्सेप्टेड, क्योंकि ये जो आइडिया था उस टाइम पे बहुत ही न्यू था। तो ये जो था एक्सेप्ट नहीं किया गया। उसके बाद साथ ही साथ इन्होंने किसी भी तरह का कोई फिजिकल प्रूफ भी प्रोवाइड नहीं किया था जो इस बात का एविडेंस होता कि सच में कोई फैक्टर्स जो है एग्जिस्ट करते हैं इनसाइड द सेल। तो नो फिजिकल प्रूफ प्रोवाइडेड बाय हिम। इसके बाद
जो उस टाइम पे बायोलॉजिस्ट थे उनके माइंड में उस वक्त डार्विन की जो थ्योरी थी इवोल्यूशन की, वो पहले से ही सेटल्ड थी। तो जो एट दैट टाइम बायोलॉजिस्ट थे वॉज प्री ऑक्यूपाइड विद द डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो उनके लिए ये एक्सेप्ट कर पाना कि देयर इज समथिंग जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है, जिसकी वजह से एक जनरेशन के करेक्टर दूसरे करेक्टर में जनरेशन में जाते हैं, वो पॉसिबल नहीं था। तो क्यों? क्योंकि जो बायोलॉजिस्ट थे उस टाइम पे माइंड was preoccupied with the Darwin theory of evolution. डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या कहती है? जो भी उसमें सर्वाइवल के ऊपर ही है कि नेचुरल सिलेक्शन जो नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेता है वो सरवाइव कर पाता है, अदरवाइज सरवाइव नहीं कर पाते हैं। डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आता है, पूछा भी जाता है कि वो क्या रीजंस थे, वो क्या कारण थे जिसकी वजह से मेंडल का काम जो है काफी लंबे समय तक अनरिकॉग्नाइज रहा, उसे अप्रिशिएट नहीं किया गया। और ये 1900 इस टाइम तक 1900 जो सेंचुरी थी उस टाइम तक ये अनरिकॉग्नाइज्ड ही रहा ईयर में। तो एक बार हम देख लेते हैं कि क्या क्या मेन रीजन थे। उस टाइम पर कम्युनिकेशन इजी नहीं था उन दिनों, तो इसलिए जिस जर्नल में उन्होंने अपनी डिस्कवरी को पब्लिश किया था वो भी ज़्यादा सर्कुलेट नहीं होता था, तो उनके काम को वाइडली एप्रिशिएशन मिल ही नहीं पाया। साथ ही साथ उन्होंने क्या कहा था, जीन एक स्टेबल यूनिट है जो कंट्रोल करता है एक्सप्रेशंस को, ट्रेड्स को, पेयर्स में प्रेजेंट अलील्स में होता है ये। साथ ही साथ क्या कि इसमें कोई भी ब्लेंडिंग नहीं होती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था बहुत ही न्यू था, इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो इन्होंने मैथमेटिक्स का यूज किया था बायोलॉजिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए, वो भी एक बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट था, इसे एक्सेप्ट नहीं किया उस टाइम के जो कंटेम्प्रेरी बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने। जो उनकी डिस्कवरी थी उसके लिए उनके पास कोई फिजिकल प्रूफ भी नहीं था। और इन द लास्ट जो उस टाइम के बायोलॉजिस्ट थे उनके माइंड में डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पहले से ही एग्जिस्ट थी, तो उनके लिए इस डिस्कवरी को अपना पाना इतना आसान नहीं था। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से मेंडल के वर्क को उस टाइम पे अपनाया नहीं गया था। इन 1900 इस टाइम पे, या फिर हम कह सकते हैं रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स फाइंडिंग या मेंडल्स लॉ, इस टाइम पर जाकर मेंडल की जो फाइंडिंग्स थी, रिजल्ट था, उसको अपनाया गया। मेंडल की डेथ हो गई थी इन 1884 में। जो मेंडल था उनकी डेथ हो गई थी। इस टाइम पे हुआ क्या, इस टाइम पे जो माइक्रोस्कोपी है वो काफी एडवांस हो गई थी, जिससे कि सेल डिवीजन को देखा जा सकता था। सेल डिवीजन को देखा जा सकता था किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ माइक्रोस्कोपी। तो सेल डिवीजन को जब देखा जा सकता था तो इस टाइम पे 3 बायोलॉजिस्ट थे, ह्यूगो डिवेइस, कार्ल कॉरेंस और एरिक वॉन चेसमार्क। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंडिपेंडेंटली इसी तरह का एक रिजल्ट शो किया था हाइब्रिडाइजेशन को लेकर। वो तो ये जो 3 साइंटिस्ट हैं इनका नाम भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जाता है। पहले हैं ह्यूगो डिवेइस, दूसरे हैं
कार्ल कॉरेंस, और जो तीसरे हैं वो हैं एरिक वॉन चेमाक। ये 3 साइंटिस्ट थे। इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन पे एक्सपेरिमेंट किया था और फिर से जो मेंडल की रिजल्ट रहा था उसी को इन्होंने दोबारा से डिस्कवर किया था। तो इनकी फाइंडिंग्स के बाद मेंडल के काम को रिकॉग्नाइज किया गया कि जो मेंडल का काम था वो वाकई में सही था। इसी के बाद जो मेंडल हैं, जीजे मेंडल, उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। और ये इस टाइम पे पॉसिबल क्यों हो पाया था? बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोपी सेल डिवीजन को ऑब्जर्व किया जा सकता था, और जब सेल डिवीजन को ऑब्जर्व किया गया तो देखा गया देयर इज जो उनका फैक्ट था मेंडल का वो सही था। और मेंडल के काम को फिर से रीपब्लिश कराया गया, रीपब्लिश्ड किसके जरिए? डी वरीज ने इसे फिर से रीपब्लिश कराया था इन 1901 में मेंडल के काम को, और उन्हें एज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स जाना जाता है। तो आज का हमारा मेन क्वेश्चन यही था कि वाई मेंडल्स वर्क रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड फॉर सेवरल ईयर्स, और किस तरीके से मेंडल के काम को रिडिस्कवर किया गया, और वो कौन से मेन 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस काम को रिडिस्कवर किया था।